हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड स्टे होम। क्लियर। चलिए, टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 12th अकाउंट्स का फर्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चूँकि लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको थ्योरी पार्ट सिखा चुका था कि किस पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टनर्स के राइट क्या है, क्या क्या प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, कुछ सेक्शन वाइज में मैंने आपको चीज़ों को सिखाया था। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस दिन सिखा चुका था बट आज मैं उसको प्रैक्टिकली सिखाने जा रहा हूँ कि अगर पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है या अपने पार्टनरशिप डीड, जो उनका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पर उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई होती है, अगर उस पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स ने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, किन्हीं बातों को मेंशन नहीं किया हुआ है, तो क्या प्रोविज़न एप्लीकेबल होंगे। तो सर सबसे पहला प्रोविज़न होगा, वो कहता है कि जब पार्टनरशिप डीड में कोई चीज़ मेंशन नहीं किया या इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? सबसे पहला प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये कहता है कि अगर पार्टनर ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर के बारे में नहीं बताया हुआ है कि वो किस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो होगा उनका इक्वल। एच एंड एवरी पार्टनर इक्वल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर अगर पार्टनर्स ने उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस में, अगर उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ मेंशन नहीं किया कि किस रेट से इंटरेस्ट वो फॉर्म से लेंगे, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स फर्म से कुछ अमाउंट क्या करते हैं, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए विड्रॉ करते हैं, तो फर्म उनके ऊपर क्या करती है, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर पहले से कोई मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स के ऊपर कितना ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा या फर्म उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेगी। ठीक है। एंड द फोर्थ, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से कोई भी चीज़ें मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स को कितनी सैलरी, कितना रेम्यूनरेशन, कितना बोनस, कितना कमीशन पे करना है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि अगर डीड साइलेंट है तो उस केस में नो सैलरी, नो कमीशन, नो बोनस, नो रेम्यूनरेशन, कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। ठीक है। एंड द फिफ्थ पार्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को अपनी कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट क्या किया है, पे किया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, एडवांसेस के फॉर्म में कुछ अमाउंट क्या किया है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, दिया है, तो पार्टनरशिप फर्म उसे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? उसे इंटरेस्ट देगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी कैपिटल नहीं है, वो कैपिटल के फॉर्म में पैसा अमाउंट पे नहीं कर रहा है फर्म को, वो एक अबाउ द कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट क्या कर रहा है, फर्म को पे कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस, लोन दे रहा है फर्म को। तो फर्म को जो लोन देगा तो फर्म उसके बदले में उसे क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। अभी हम इसके प्रोविजन को आगे समझने वाले हैं। इंटरेस्ट पे करेगी, तो इस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? सर अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से कोई मेंशन नहीं है या इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, तो उस पार्टनर को जो अमाउंट एडवांस में उसने पे किया है उसके ऊपर 6% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन नहीं है या इन केस ऑफ इन द
एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर मेंशन है तो उस रेट से देना होगा, और अगर नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि जितना एक्सेस अमाउंट पार्टनर्स ने फर्म को दिया है उस अमाउंट पर 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो 5 बातें समझ में आ गई। पहली बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा इन केस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो ठीक है, नहीं हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नो। थर्ड, इंटरेस्ट सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन बोनस पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तो देना है, नहीं हो तो नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस यस, अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन हो कि किस रेट से इंटरेस्ट देना है तो उस रेट से देंगे, नहीं दिया हो तो फिर 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना बेटा 6% क्या लिखा है मैंने, पर एनम वर्ड लिखा है। ध्यान रखना बेटा पर एनम वर्ड है, इसका मतलब होता है जितने टाइम पीरियड के लिए उसने लोन दिया है उतने ही टाइम पीरियड का उसको इंटरेस्ट देंगे, मीन्स द टाइम फैक्टर को कंसीडर्ड करेंगे। बट अगर इस 6% के आगे पर एनम वर्ड नहीं हो तो क्या होगा सर, इस 6% के आगे अगर पर एनम वर्ड न हो तो फिर टाइम फैक्टर को कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा, फुल ईयर का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। समझ में आ गया बेटा? इसीलिए प्रोविजन में लिख दिया है 6% पर एनम। मान लो एक अज्यूम कर लो कि मान लो कि अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, और पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है 1 जुलाई 2019 के दिन, तो 6% पर एनम वर्ड से ये मतलब निकलता है कि जो लोन पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो 1 जुलाई से लगाकर 31 मार्च, यानी कितने मंथ का इंटरेस्ट पे किया जाएगा, 9 मंथ का इंटरेस्ट क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। क्लियर है? उसके पहले 3 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं होगा क्योंकि टाइम फैक्टर कंसीडर्ड होगा। बट अगर मान लो कि 6% के आगे पर एनम वर्ड नहीं होता तो फिर फुल ईयर का इंटरेस्ट दिया जाता है, वहाँ पर टाइम फैक्टर को कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? चलो अभी प्रोविजन के अकॉर्डिंग कुछ हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे आंसर देना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर देना कि क्या क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि पार्टनरशिप फॉर्म में 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड। 3 पार्टनर कौन है, एक्स वाई और जेड, और इन तीनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है और इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड अभी तक नहीं बनाई है। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है कि मिस्टर एक्स जो है उन्होंने फॉर्म में क्या किए, हायर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, हायर कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। वाई और जेड ने जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उससे ज़्यादा कैपिटल क्या किए, एक्स ने इंट्रोड्यूस किए। क्लियर है? और अब फर्म को प्रॉफिट होता है मान लो कितने का, फर्म को प्रॉफिट होता है कितने का, 60,000 रुपीज़ का। 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट फर्म को होता है। एक्स ये डिमांड कर रहे हैं कि मैंने कैपिटल ज़्यादा इंट्रोड्यूस की है तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल क्या की है, ज़्यादा इंट्रोड्यूस की है। तो बताओ क्या मिस्टर एक्स को, जो कि उन्होंने क्या किया है, कैपिटल ज़्यादा इंट्रोड्यूस की थी, तो क्या उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। प्रॉफिट सभी के बीच में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 20,000 और 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तीनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हुआ, एक्स ने तो ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की थी ना? नहीं बेटा, एक्स ने कैपिटल भले ही ज़्यादा इन्वेस्ट की थी बट तीनों पार्टनर उन्होंने पार्टनरशिप बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, और जब एग्रीमेंट नहीं किया जाता है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या होता है सर, प्रॉफिट का जो शेयर है वो इक्वली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है? चलो ठीक है सर, एक बात समझ में आ गई। मान लो यही एग्जांपल मेरा कि एक्स वाई जेड जो है वो 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर ने क्या किया है, कोई पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं की है। ठीक है? मान लो अब वाई जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म में जो है वो एक्टिव पार्टनर है।
कौन पार्टनर है? एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब क्या सर? वो कंटिन्यूसली फॉर्म में क्या करते हैं, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी को देखता है और डेली रूटीन की वो सारी एक्टिविटी क्या करता है, वाई देखता है। ठीक है, अब एज ए एक्टिव पार्टनर वाई कहता है, वाई डिमांड करता है फॉर्म से कि मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ की क्या दी जाए, सैलरी दी जाए। वाई क्या डिमांड करता है फॉर्म से कि मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ की क्या दी जाए, सैलरी दी जाए। मेरे बच्चों बताओ, क्या वाई 10,000 की जो सैलरी की डिमांड कर रहा है, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या वो 10,000 रुपीज़ की सैलरी फॉर्म से ले सकता है या फॉर्म से दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि XYZ जो पार्टनर है उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, और जब तक एग्रीमेंट नहीं किया है तब तक किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई बोनस या कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। यानी मिस्टर वाई का जो जस्टिफिकेशन है वो कह रहे हैं कि मुझे सैलरी दो क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूँ, इसलिए उनको सैलरी नहीं दी जा सकती है। बात समझ में आई बेटा? चलिए और समझते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल को मैं फिर से लेता हूँ कि XYZ 3 पार्टनर और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, चलो सर। अब मिस्टर जेड जो है उन्होंने फॉर्म को उनकी कैपिटल के अलावा 30,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट क्या किया है, किस फॉर्म में दिया है? लोन के फॉर्म में फॉर्म को दिया, क्योंकि उनके पास एक्सेस अमाउंट था, फॉर्म को जरूरत थी, तो 30,000 रुपये जेड ने फॉर्म को 30,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर दिया। बट इस एक्स्ट्रा अमाउंट पे मिस्टर जेड फॉर्म से 12% पर एनम की इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। इतना की डिमांड कर रहे हैं, 12% पर एनम से के इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। मेरे बच्चों बताओ, क्या मिस्टर जेड जो डिमांड कर रहे हैं 12% पर एनम, क्या फॉर्म इन्हें 12% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कितना प्रोविजन कितना बोलता है कि पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कैपिटल के अलावा एक्सेस अमाउंट अगर पे करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो प्रोविजन लिखा है वो 6% पर एनम का इंटरेस्ट क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। यानी जो डिमांड है जेड की वो डिमांड जस्टिफाई नहीं है, उन्हें 12% का इंटरेस्ट नहीं दिया सकता, मैक्सिमम उन्हें कितना परसेंट का इंटरेस्ट पे किया जा सकता है? 6% पर एनम का इंटरेस्ट उन्हें क्या किया जा सकता है, पे किया जा सकता है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट चीज सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो बेटा, जब 11th में आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, सर छोटे छोटे बच्चे, यस बेटा 11th में आप छोटे छोटे बच्चे ही थे, ठीक है। तो जब 11th में आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे उस समय आपके टीचर आपको क्या सिखाते थे? सर आप हमारे टीचर हमको सिखाते थे कि हम अकाउंटिंग जो सीखते हैं वो एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की सीखते हैं। किसके सीखते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में। जब फिर आपने बिजनेस स्टडी में भी फिर सीखा कि सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। हो सकता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है वो पार्टनरशिप हो सकता है वो कंपनी हो सकता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो। तो हमने जो 11th में अकाउंटिंग सीखी वो 11th की अकाउंटिंग हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग सीखी, जहाँ पर हम फाइनल अकाउंट बनाते समय याद करो कि हमारे टीचर हमसे ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया करते थे। फिर यहाँ से जो जीपी कैलकुलेट होता था उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करवाया करते थे बाय जीपी करके, और यहाँ पे कुछ इनकम और कुछ एक्सपेंसेस लिखकर हमें क्या निकल कर आता था? नेट प्रॉफिट निकल कर आता था। याद आ रहा है बेटा? याद आ रहा है? सुना है कि सुना है? दो चीज़ें होती है, सुना है कि सुना है। सर हाँ सुना लग रहा है कि हाँ हमने सब चीज़ें कभी सुन रखी है। टू नेट प्रॉफिट, तो वहाँ तक हम क्या करते थे? फिर इस नेट प्रॉफिट को ले जाकर कहाँ देते थे? सर इस नेट प्रॉफिट को हम ले जाते थे बैलेंस शीट में, और कैपिटल में ले जाकर इसे नेट प्रॉफिट को हम जाकर क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। तो क्यों नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में ले जाकर ऐड कर देते हैं? क्यों? क्योंकि सर रिस्क ऑनर ने लिए तो प्रॉफिट लेने का भी राइट किसका है? ऑनर का। इसलिए वो उसकी कैपिटल में क्या हो जाते थे? हम उसकी कैपिटल को हम इंक्रीज कर देते थे। अब मुझे बताओ बेटा,
अब ये जो प्रॉफिट है अब तो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, अब तो क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। यानी प्रॉफिट किसी भी एक पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पार्टनर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो सभी जितने भी पार्टनर फर्म में काम कर रहे हैं उन सभी के बीच में क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो फिर इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, तो इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो अकाउंट होगा वो एक्सटेंशन होगा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। किसका एक्सटेंशन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ये नेट प्रॉफिट अभी हम पार्टनर्स को नहीं दे सकते क्योंकि इसका अप्रोप्रिएशन होना अभी क्या है, बाकी है। क्या है, अभी अप्रोप्रिएशन होना इसका क्या है, बाकी है। ठीक है, तो अब इस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, सर इस नेट प्रॉफिट जो कमाया है इस नेट प्रॉफिट को आप क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। कहाँ ट्रांसफर कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या कर दिया, मैंने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है सर, इस ट्रांसफर करने के बाद क्या है, चलो मान लो अभी प्रॉफिट आया तो आपने ट्रांसफर कर दिया, बट अगर लॉस होता तो क्या होता, सर लॉस होता तो भी प्रॉफिट होता तो भी पार्टनर का, लॉस होगा तो भी किसका होगा, पार्टनर का होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर कर दिया। सर अब अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा, सर अप्रोप्रिएशन किया जाएगा उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा, उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनको अप्रोप्रिएट किया जाएगा। अगर उन्होंने अपने पार्टनरशिप डीड में जो एग्रीमेंट किया होगा कि पार्टनर्स को क्या क्या लेने का राइट होगा, क्या पार्टनर को इंटरेस्ट लेने का राइट होगा, क्या पार्टनर को सैलरी लेने का राइट होगा, क्या पार्टनर को कमीशन लेने का राइट होगा, क्या पार्टनर पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जब वो अमाउंट क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें एज पर द एग्रीमेंट की जाएगी जो पार्टनर ने क्या किया होगा, उन्होंने अपने बीच में एक एग्रीमेंट किया होगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच का डिफरेंस क्या है सर, ये हमें बताओ। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो एक बेसिक डिफरेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को हम कहेंगे चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है कि सर चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे, एक्सपेंसेस को पे किया जाएगा। चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाएंगे, एक्सपेंसेस को पे किया जाएगा। मान लो मैं एक एग्जांपल का, मान लो कि मिस्टर ए जो हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, मिस्टर ए कौन है, हमारे यहाँ पर एक एम्प्लॉय है। अब मिस्टर ए जिन्होंने अपनी सर्विसेज हमारी फर्म में क्या कर दिए, प्रोवाइड वो कर चुके हैं। मान लो कि किसी कारण से फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या मिस्टर ए अपनी सैलरी जो उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी उसके बदले में जो रेम्यूनरेशन उन्हें मिलने वाला है, क्या वो उसे छोड़ देंगे? क्या वो ये कहेंगे कि फर्म तुम्हें प्रॉफिट नहीं हुआ है तो ठीक है, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इस साल सैलरी मत दो, अगले साल प्रॉफिट होता अगले साल क्या दे देना, सैलरी दे देना। क्या मिस्टर ऐसा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने सर्विसेज फर्म को क्या कर दिए, प्रोवाइड कर दिए। अब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए तो उसके बदले में वो रेम्यूनरेशन लेने का क्या रखते हैं, राइट होते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ। यानी अगर मैं कहूँ कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं एक्सपेंसेस कहूँगा ये टाइप के ऐसे आउटसाइडर है, एक ऐसे आउटसाइडर है जिन्हें हमें अमाउंट तो पे करना ही है चाहे प्रॉफिट हो या ना। बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ध्यान रखना बेटा, ये वो लोग हैं, ये घर के लोग हैं। कौन है ये बाहर वाले लोग हैं। शादी पार्टी जब होती ना बेटा, शादी पार्टी जब होती ना तो खाना खिलाने की जब बात होती है तो सबसे पहले किसको खिलाया जाएगा, आउटसाइडर को खिलाया जाएगा, मेहमानों को खिलाया जाएगा। घर वाले तो बाद में खा लेंगे, क्योंकि बचेगा तो खाएंगे, नहीं बचेगा तो नहीं खाएंगे। बोलो पर इन्हें बुलाने के बाद ऐसा बोल सकते हैं क्या, पहले हम खाएंगे और बाद में क्या करना, तुम खाना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। पहले इन्हें दो, पहले इनको एक्सपेंसेस इन्होंने जो सर्विसेज दी इन्हें इनका पेमेंट कर दो, उसके बाद जो बचे वो घर के लोग, यानी कौन है घर के लोग फर्म में, सर घर के लोग पार्टनर
पार्टनर है, पार्टनर उन अपने बीच में क्या कर ले, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, हो तो कर ले, नहीं हो तो नहीं करे। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब भी यही होता है, जो प्रॉफिट सभी लोगों को, जो आउटसाइडर है उन सभी को एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर क्या कर सकते हैं, अब वो फॉर्म में वो पार्टनर क्या कर सकते हैं, फॉर्म से ले सकते हैं। बचेगा तो लेंगे, नहीं बचेगा तो नहीं लेंगे। समझ में आया बेटा P&L का मतलब और P&L अप्रोप्रिएशन का? ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आया है तो उसका बंटवारा करना है, ये प्रॉफिट आया है तो उसका बंटवारा। यहाँ पर ये सारा प्रॉफिट ऐसा नहीं बोलेंगे कि इन्हें अप्रोप्रिएट कर दो, नहीं तो हर कोई एक इक्वल रेशो में ले जाएगा तो मुझे इतना नहीं, इन्हें एक स्पेसिफिक अमाउंट जितना इनको देना है उतना ही देंगे। बचा हुआ फिर किसका होगा, बचा हुआ किसका होगा, पार्टनर्स का होगा। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। तो P&L अप्रोप्रिएशन में आपने क्या करा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करा। अब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट था कि पार्टनर को उनके जो कैपिटल इन्वेस्ट किए उस इन्वेस्टेड कैपिटल पर उन्हें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो पार्टनर को क्या दे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो फॉर्म में 3 पार्टनर है तो X, Y और Z, तीनों को क्या दे दिया मैंने, क्या दे दिया मैंने, उन्हें इंटरेस्ट दे दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हुआ। अब पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, बोनस देने का भी प्रोविजन था। हो तो देना है, नहीं हो तो याद करो बेटा, आप इससे पहले आप पढ़ चुके हो तो देना है, नहीं हो तो नहीं देना है। हो तो कब देना है, जब पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो तभी देना है। पार्टनरशिप डीड में मेंशन न हो तो कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट इसके लिए क्या कर देता है, मना कर देता है। ठीक है, तो सैलरी, कमीशन, बोनस देना है जब पार्टनरशिप फॉर्म में या पार्टनरशिप डीड में पहले से क्या हो, मेंशन हो। ठीक है, चलो सर। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से ऐसा कोई प्रोविजन बना रखा है कि जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, रिजर्व्स में ट्रांसफर करेंगे। क्या होता है रिजर्व? सर रिजर्व और कुछ नहीं होता, मैं बात बताऊँ, इस हाथ का पैसा मैंने इस हाथ में से निकाल कर थोड़ा इस हाथ में डाल दिया, बस। रिजर्व एक टाइप का ऐसा गुल्लक है, एक ऐसा अमाउंट है जो मैंने इस हाथ में जो मेरा पैसा रखा हुआ था मैंने इसमें रखा, ये तो दोनों आपके हाथ में ना, ये तो मेरे पास ही ना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ अनसर्टेनिटीज़ के लिए, फ्यूचर में होने वाली किसी अनसर्टेनिटीज़ के लिए मैंने पहले से एक गुल्लक तैयार करके रख ली, एक रिजर्व तैयार करके क्या कर लिया, मैंने रख लिया है। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में पहले से कुछ मेंशन है कि पार्टनर अगर पार्टनरशिप फॉर्म से विड्रॉ करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट क्या कराना जाएगा, फॉर्म से उनसे चार्ज करेगी। तो एक बार जिन जिन से भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने का राइट है वो सबसे वो इंटरेस्ट लेगी। तो इस तरह से अब जो प्रॉफिट आएगा, क्या सर, ये प्रॉफिट प्लस उनसे जो फॉर्म ने पार्टनर से लिया, ठीक है, ये सब, और इतना पार्टनर्स को दे दिया, इतना पार्टनर्स को क्या कर दिया, दे दिया। अब जो बचा वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बोलो। आखिरी में खाना बचेगा तो कौन खाएगा? देखो, इनको जो जितना जितना खाना देना था पहले दे दिया। इनको देखो, शादी में होता है ना कि क्या होता है कि जितना मेहमानों ने खाना खा लिया वो तो खा के क्या हुआ चुके हैं, निकल चुके हैं। उसके बाद हमने सबने भी खाना खा लिया, और उसके बाद जो बचा वो क्या करते हैं, हम घर ही ले जाते हैं, फेंकते नहीं है, क्या करते हैं, हम उन्हें घर ले जाते हैं। तो मैंने कहा कि अब जो खाना बचा, अब जो प्रॉफिट मेरे पास बचा, वो प्रॉफिट पर लेने का राइट किसको है, तो सही किनको है, इन्हीं 3 पार्टनर को है, X, Y और Z में। तो ये प्रॉफिट जो होगा, ये प्रॉफिट में किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इन तीनों पार्टनर के बीच में, X, Y और Z। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, X, Y और Z। किस रेशो में, पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन है रेशो, या तो उस रेशो में, और अगर पार्टनरशिप डीड में पहले से कोई मेंशन नहीं है तो फिर इक्वल रेशो में इस प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बात समझ में आई बेटा? क्या कहा P&L अप्रोप्रिएशन? सर P&L अप्रोप्रिएशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, P&L अप्रोप्रिएशन इज द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, बट P&L अकाउंट इज द चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं।